वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जो है ना क्लास 12th ज्योग्राफी की जो बुक है इंडिया पीपल एंड इकॉनमी उसका फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो आई थॉट कि बच्चों को ना क्या होता है कई बार कि तब तक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं मिल जाती चैप्टर की अच्छे से, ऐसे एनसीईआरटी को सामने रख के, तो कई बार उन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। और उसी के साथ साथ जो है कईयों को होता है कि सुन के ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है और कंटेंट एंड मोमेंट पे नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं ये वाली सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी हर चैप्टर की। और अगर आप पेपर से एक दिन पहले सुनते हो तो मे बी आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो अगर हम बात करें चैप्टर की, तो चैप्टर का नाम है जैसे पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मेनली है क्या, लोगों के बारे में ही तो बात हो रही है ना। जब वो सारे लोग एक साथ हम उनको काउंट करते हैं तो हम उन्हें पॉपुलेशन बोल देते हैं, है ना। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं लोग, उन्हीं पॉपुलेशन के बारे में, कैसे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कि कैसे कैसे वो डिवाइडेड है, कितने पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, इसको कहा जाता है डेंसिटी। क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज़ डेंसिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ की, कि कैसे कैसे जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। साथ ही कंपोजिशन, अब जो कंपोजिशन है ना उसको बहुत सारे फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपोजिशन डिटरमाइन करने के लिए हम एक जैसे ले सकते हैं क्राइटेरिया कि हम जेंडर के बेस पे कर रहे हैं कि कितनी मेल कंपोजिशन है कितनी फीमेल। या हम ले सकते हैं कि कौन से टाइप की एक्टिविटी में, प्राइमरी टर्शरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में वो लोग इन्वॉल्व है, तो ये कंपोजिशन हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया इसके हो सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, तो चैप्टर बताता है कि जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कंट्री के। अब देखो एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो ये वाली लाइन दिमाग में नहीं आएगी, और जब तक ये नहीं आएगा तो अच्छा आंसर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ों को ध्यान से सुना करो। तो अगर हम कहीं भी बात करें तो कोई भी कंट्री है तो वो लोगों से ही तो बनी है ना, उसके अंदर लोग ही फंक्शन कर रहे हैं और सब कुछ उन लोगों के लिए ही हो रहा है। तो पीपल क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी कंट्री का, ठीक है। अब हम अपनी इंडिया की बात करेंगे, जो दूसरी वाली बुक है उसमें हम वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हर चीज़ को पढ़ते हैं। जैसे कुछ चैप्टर इस बुक में और उस बुक में सेम है ना, पर उसमें सब वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से और यहाँ पे सब इंडिया के पर्सपेक्टिव से। सो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो इंडिया जो है ना वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद में। ये डेटा 2011 का है, आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब डेटा बहुत हद तक चेंज हो चुका है और नया सेंसस आएगा तो इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री मिलेगी, ठीक है। और एरिया में आती है इंडिया 7th नंबर पे, ओके। तो इंडिया की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितनी है, 1210 मिलियंस। एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आगे बताया हुआ है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है ना वो अकेली 3 कंटिनेंट, कौन से कंटिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंटिनेंट्स के बराबर में इंडिया की पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम ना कई बार जो है ये देखते हैं कि बात होती है, डिस्कशंस होते हैं कि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पर असल में पॉपुलेशन बढ़ने के क्या क्या जो है नेगेटिव इफेक्ट्स है। तो सबसे बड़ा है कि देखो लैंड है, कोई भी लैंड है, अब इस पे कोई अकेला इंसान रहेगा, ठीक है, या इस पे 1000 लोग रहेंगे, तो कितना प्रेशर आएगा। अकेला इंसान अगर इस पे रहेगा तो वो अच्छे से इंजॉय कर पाएगा उस चीज़ को, या थोड़े से लोगों की हम बात कर लेते हैं। वहीं अगर 1000 लोग आ जाए छोटे से टुकड़े पे, तो यार उनका रहना खाना पानी सब कुछ उस छोटे से लैंड से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। पॉपुलेशन ऐसी चीज़ है जो बढ़ जाएगी, पर लैंड को कहीं बढ़ा थोड़ी सकते हो, लैंड तो जितनी है उतनी ही रहेगी, है ना। तो इसीलिए जो है रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और कुछ बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी पॉपुलेशन के बढ़ते बढ़ते कंट्री में आ जाती है, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। उसके बाद ये जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना कहीं थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे जो सोचने की पावर है, थिंकिंग स्किल्स को इंक्रीज करती है, तो इनको इग्नोर मत किया करो। इसमें पूछा है कि आप इंडिया को कैसे देखते हो। अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को सिंपली सोचना है कि आप इंडिया को किस तरीके से देखते हो। क्या इंडिया एक सिंपली एक टेरिटरी है, या बहुत सारे लोगों का एक मिक्सचर है इंडिया, या एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे ऐसे लोग हैं जो किसी रूल रेगुलेशन और गवर्नेंस के अंडर रह रहे हैं। तो आप इंडिया को किस नज़रों से देखते हो, तो वो चीज़ आप ज़रा सोचना, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेटा, अब जो हम ये बात कर रहे हैं कि इतनी पॉपुलेशन हो गई, इतनी पॉपुलेशन हो गई, ये पॉपुलेशन आती कहाँ से है। तो हर 10 साल के अंदर एक पॉपुलेशन सेंसस होता है, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो हर 10 साल में एक सेंसस होता है जिसमें लोग जो है घर घर जाके पॉपुलेशन को काउंट करते हैं कि भाई कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है।
आपके घर में कितने लोग रहते हैं, आपने भी देखा होगा सर्वे वाले लोग घर पे आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए आते हैं, बट एक पॉपुलेशन वाला भी होता है जिसमें पूछते हैं घर में कितने लोग रहते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस इंडिया में हुआ तो 1872 में था। अगेन मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट सेंसस 1872 में हुआ था, पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जो सेंसस है 1881 का, इसको हम काउंट करते हैं एज फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। फर्स्ट सेंसस तो 1872 का, बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस जहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुई वो है 1881 का, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस से पहले हमारे 7 सेंसस हुए थे। कितने सेंसस हुए थे? 7 सेंसस। उसके बाद अगर हम बात करें पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि हमने पढ़ा था ना, चैप्टर की हेडलाइन में ही पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारे ही इंडिया के अंदर कैसे पॉपुलेशन डिवाइड है, क्योंकि इवनली तो बिल्कुल भी डिवाइड नहीं है। अलग अलग एरिया में अलग अलग डेंसिटी में पॉपुलेशन है, कहीं पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो कहीं पे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्टेट्स में, तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके बाद में महाराष्ट्र, बिहार और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम जो है ये देखते हैं यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। और अगर ओवरऑल बात करें तो आज के टाइम में दिल्ली की ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट दिल्ली इज़ अ यूटी, तो स्टेट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की है। अब ये वाला जो मैप है ना, इस मैप में डॉट्स के थ्रू पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें एक डॉट जो है वो 2 लाख पर्सन को दिखाती है। अब जहाँ पे डॉट ज़्यादा है मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, और जहाँ पे डॉट्स कम है तो मतलब यहाँ पॉपुलेशन कम है। अब ये पॉपुलेशन यहाँ इतनी ज़्यादा और इधर इतनी कम, जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में, तो इनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यही आगे पढ़ोगे कि देखो जो है आगे क्या बताया हुआ है कि इंडिया में अगर हम बात करें तो यूपी, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश जो है, अलोंग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड गुजरात, तो ये जो 10 स्टेट है ना, ये 76% पॉपुलेशन अकेला इंडिया का इन 10 स्टेट्स के अंदर है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये लेस पॉपुलेशन स्टेट में ना, ये एमसीक्यू आया था मुझे याद है जहाँ तक, तो आ जाते हैं तो याद रखना, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 3 जगहों पे पॉपुलेशन जो है वो बहुत कम है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद बात आती है कि इतनी जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है पॉपुलेशन की इतनी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं। तो इसलिए ही पॉपुलेशन का इंडिया में एक क्लोज रिलेशनशिप है। फिजिकल फीचर्स में क्या आता है, जैसे कि लैंड हो गया, और जो बाकी चीज़ें, वाटर अवेलेबिलिटी, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इन सब पे डिपेंड करती है पॉपुलेशन, है ना। उसी के साथ साथ में सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, कैसा वहाँ पे एरिया, गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी, सोसाइटी कैसी है, वेज रेट कैसे, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, और साथ ही साथ में हिस्टोरिकल फैक्टर्स। तो इनके बीच में और पॉपुलेशन के बीच में एक रिलेशनशिप है कि जहाँ इनकी अच्छी अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, है ना। जैसे दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन इसलिए ही ज़्यादा है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे से लोगों को मिल पाते हैं, यहाँ पे अर्निंग का सोर्स मिल जाता है। उसके बाद जैसे हमें पता है कि फिजिकल फैक्टर्स, अब इसमें बताएगा कि फिजिकल फैक्टर्स में क्या आता है, आपका हिस्टोरिकल फैक्टर्स में क्या आता है, ठीक है। तो बात करें तो फिजिकल फैक्टर्स में ये क्लियर है कि क्लाइमेट अलोंग विद टेरेन एंड अवेबिलिटी ऑफ वाटर, ठीक है, कि कितनी ऊंचाई है, क्या है, ठीक है। साथ ही साथ में वाटर जो है अवेलेबल आसानी से हो रहा है या नहीं हो रहा है, साफ पानी आता है नहीं आता, तो ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न को बहुत डिटरमाइन करता है। देखो आपका एरिया है, अगर आपके एरिया में अच्छे से पानी नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या सोचोगे कि हम ऐसी जगह शिफ्ट करते हैं जहाँ पे हमें पानी अच्छे से मिले, जहाँ पे अच्छा ही क्लाइमेट रहता हो। अगर आपके यहाँ हमेशा 12 महीने जो है बारिश आई जाए तो आप वहाँ पे रहना पसंद नहीं करोगे, है ना। तो उसी के साथ साथ बताते हैं कि हमने ये देखा है कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, डेल्टाज और कोस्टल प्लेन में इसलिए ही हाई पॉपुलेशन रहती है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें सदर्न और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स की, तो वहाँ पे हिमालयाज में और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न और वेस्टर्न स्टेट्स में इतनी ही जो है पॉपुलेशन नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट बहुत अच्छा नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल ले हिमालयाज और राजस्थान की ही अगर हम बात करें, तो वहाँ पे इतना अच्छा क्लाइमेट भी नहीं है, वाटर अवेलेबिलिटी भी
कम है तो वहाँ पे लोग नहीं रहते। पर नॉर्दर्न प्लेन्स में एक तो प्लेन एरिया है, अच्छे से कल्टीवेशन हो जाती है, एग्रीकल्चर हो जाता है, तो इसलिए लोग ज़्यादा रहते हैं। तो लोग ज़्यादा कहाँ रहना पसंद करते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में, डेल्टा में और कोस्टल प्लेन्स में। ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो इरिगेशन की जो है डेवलपमेंट हुई है राजस्थान में और झारखंड में। जो है बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, कोई कई मैप्स भी है एक मिनरल वाले चैप्टर में जहाँ पे आप बहुत सारी माइंस के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन से एरिया में किस किस तरह के जो है मिनरल्स और रिसोर्सेज पाए जाते हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि डेवलपमेंट हुई है इरिगेशन की, कहाँ हुई है? राजस्थान में। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज झारखंड में। और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का जो डेवलपमेंट है पेनिनसुलर एरिया में। पेनिनसुलर एरिया कैसा होता है? अब जो तीन साइड जो है वाटर से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मॉडरेट से लेके हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि ये ऐसी ऐसी डेवलपमेंट की पेनिनसुलर स्टेट्स में जो है ट्रांसपोर्ट की डेवलपमेंट हो गई है। वहाँ पे लोग जा नहीं पाते, थोड़ा पहाड़ी सा एरिया होता था। ठीक है। और वहीं झारखंड वगैरह में माइनिंग की वजह से जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। तो पहले जहाँ पे बिल्कुल पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, अब वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होने लगी है, थोड़ी ठीक ठाक सी पॉपुलेशन होने लगी है। ठीक है। तो ये क्या थे? फिजिकल फीचर्स में थे, ये फिजिकल फैक्टर्स में थे जो हमने पढ़े थे ना, तीन के बीच में रिलेशन है, फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल। तो फिजिकल था ये। अगर आता है कि क्या फिजिकल फैक्टर है जो पॉपुलेशन को डिटरमाइन करते हैं, तो उसमें ये सब आप लिख के आओगे कि क्लाइमेट है, टेरेन है, ऐसे बताओगे कि नॉर्थ प्लेन्स में ऐसे और इन सब स्टेट्स में। या ये बता सकते हो कि इन इन चीज़ की डेवलपमेंट से, इरिगेशन की, मिनरल्स की और ट्रांसपोर्ट से जो है पॉपुलेशन अब वहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है। सोशो इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल में बात करें तो सबसे पहले तो आता है एवोल्यूशन ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है। ठीक है, तो पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की, अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, साथ ही साथ में इंडस्ट्रीज आ गई हैं जहाँ लोगों को जो है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। अर्बनाइजेशन, ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो रीजन्स है जो फॉल करते हैं रिवर प्लेन्स में और कोस्टल एरियाज में, वहाँ पे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है लैंड और वाटर्स, उनमें डिग्रेडेशन आई है, मतलब कि उनकी क्वालिटी जो है बहुत हद तक खराब होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो लैंड और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो खराब होते जा रहे हैं और अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। अब ये इतनी कंसंट्रेशन इतनी हाई इसलिए है क्योंकि जो हिस्ट्री है ह्यूमन सेटलमेंट की, क्यों लोग यहाँ पे अच्छी चीज़ों से अट्रैक्ट होके आए हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ बढ़ती चली गई है और अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क था इसलिए। ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अर्बन रीजन्स जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर, ये सबसे ज़्यादा अर्बन रीजन्स में आते हैं। तब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाई जो है पॉपुलेशन वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन है। ठीक है, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रही है और जो उनके डेली लाइफ की नीड्स का सामान है वो भी बहुत आसानी से मिल जाता है और एक अच्छी खासी लाइफ जो है लोग यहाँ जी पाते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट्स आते हैं। तो ये फैक्टर्स हो गए जो आपकी पॉपुलेशन को जो है अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद बात आती है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सिंपली होता है कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। कि मान लो कि अगर हम कह दें कि 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, मतलब यहाँ से भी 1 किलोमीटर है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और इस साइड से भी, तो इसके बीच में जितना एरिया पड़ रहा है इसमें कितने लोग रहते हैं, वो हो गई हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो 2011 के सेंसस से अगर हम बात करें तो इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, और कोई आंसर है तो उसमें भी आपको ये ऐड करना है। ठीक है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ना इंक्रीज हो रहा है 200 से ज़्यादा पर्सन्स का पर स्क्वायर किलोमीटर का पिछले 50 साल में। ठीक है। क्योंकि जो है 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर जो है पॉपुलेशन की डेंसिटी होती थी 1951 में। ठीक है। और वहीं अब ये बढ़कर कितनी हो गई है? 382। तो 200 से ज़्यादा हुआ ना इंक्रीज। तो ये क्यों है? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डेंसिटी भी तो बढ़ेगी ना। एरिया तो फिक्स्ड है, जहाँ एक एरिया पे 50 लोग रहते थे अब वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, है ना। उसके बाद
अब जैसे हमने देखा कि पॉपुलेशन भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है, कि ऐसा है कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है कहीं पे कम है, तो ऐसे ही सेम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी है, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा और किसी में कम है। तो ये भी याद रखना है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, मतलब सबसे ज़्यादा जो कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में होते हैं कि मैप का भी क्वेश्चन है और इसमें गलती करके आते हैं। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब इतने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, और पॉपुलेशन होता है ओवरऑल कितने लोग रह रहे हैं। उसमें ये मैटर नहीं करता है कि इस वाले किलोमीटर में ज़्यादा है या कम है, ठीक है, वो ओवरऑल काउंट करता है। पर इसमें पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से जो है एरिया, उसमें लोग काउंट होते हैं। तो 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में, और दिल्ली की बात की जाए तो 11,297 पर्सन जो है वो है दिल्ली में। अब नॉर्दर्न इंडिया में बात करें, जैसे बिहार की जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो है 102, वेस्ट बंगाल की 1029। ये इतना याद नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, बस सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश की, सबसे कम सॉरी, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे चैप्टर में, तो देखो यहाँ से भी मैंने ना क्वेश्चन ऑब्जर्व किया था। तो ये भी आता है, स्टेट्स लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मॉडरेट डेंसिटी है, कि मॉडरेट डेंसिटी की स्टेट्स के नाम दे देते हैं, और फिर आता है कि इनमें कौन सी डेंसिटी है, मॉडरेट, हाई, लो, ऐसे करके, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में हाइयर डेंसिटी है, ठीक है। उसके बाद द हिल स्टेट, जो कि हिमालयन रीजन की और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की। देखो, एक तो आपको मैप की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, कि ज्योग्राफी तभी समझ आएगी, तब आपके माइंड में ये क्लियर होगा ना कौन सी स्टेट कहाँ पे है, तो अपने आप ये डेटा याद हो जाएगा। तो या तो ज्योग्राफी पढ़ते टाइम हमेशा एक फील्ड मैप लेके बैठा करो, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था आप लोगों को, उससे बहुत आसानी से ये डेटा याद हो जाता है, अपने आप ही माइंड में आने लगता है, अच्छा इस स्टेट में ऐसे ऐसे पिक्चर्स बन जाती है माइंड में, ठीक है। अगर हिल स्टेट की बात करें तो असम को छोड़कर उनकी जो है डेंसिटी लो ही होती है, ठीक है, ये बात याद रह जाएगी। उसके बाद जो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक क्रूड मेजर है, इंपॉर्टेंट मेजर है ह्यूमन और लैंड रिलेशनशिप का देखने के लिए, है ना, क्योंकि कितने लैंड पे कितने लोग रह रहे हैं यही तो मेजर किया जाता है। अब अगर हमें ह्यूमन लैंड रेशो की एक अच्छे से जानकारी लेनी है प्रेशर के टर्म्स में, कि पॉपुलेशन का टोटल कल्टिवेबल लैंड पे, साइकोलॉजिकल लैंड पे, फिजियोलॉजिकल लैंड पे सॉरी, और एग्रीकल्चर डेंसिटीज के बारे में, ठीक है। इनके अलग अलग फॉर्मूलाज है, ये सब देखेंगे कि ये है क्या, कल्टीवेबल लैंड क्या है, फिजियोलॉजिकल लैंड क्या है। तो देखो, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी अगर हम कभी भी निकालते हैं तो जितनी भी पॉपुलेशन होती है ना टोटल हमारी, उसको नेट कल्टीवेटेड एरिया, कि कितना एरिया कल्टीवेट करा है, सिर्फ कल्टीवेशन वाला एरिया, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाती है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। वहीं एग्रीकल्चर डेंसिटी की बात करें तो जितना एग्रीकल्चर एरिया है ना टोटल एग्रीकल्चर एरिया, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते हैं नेट कल्टीवेबल एरिया से, कि कितना एरिया जो है कल्टीवेट हो रहा है उससे। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन जो है उसमें आते हैं कल्टीवेटर्स, ठीक है, जो किसी एरिया को कल्टीवेट करते हैं, और साथ ही साथ में एग्रीकल्चरल लेबरर्स और उनकी फैमिली, वो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन अपॉन में नेट कल्टीवेबल एरिया है, वो सिर्फ उसी पॉपुलेशन का है जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसकी एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकलती है। और जो पूरी पॉपुलेशन के अपॉन में नेट कल्टीवेटेड एरिया है वो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी निकलती है, ठीक है। फिर बात आती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कि कितने पीरियड ऑफ टाइम में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉपुलेशन नंबर्स में नहीं, परसेंटेज में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है। मतलब मान लो कि एक ईयर है 2000, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है कि चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो 2010 में जो है पॉपुलेशन थी 50, ठीक है, और वहीं अगले उसमें हो गई है पॉपुलेशन 100, ठीक है।
तो ये नहीं कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, पर कितनी परसेंट से बढ़ी है ना, इसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में भी आ जाता है कि जो रेट है वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को हमेशा जो है परसेंटेज में बताया जाता है। अब ये जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है ना, ये दो तरह की होती है, नेचुरल और इंड्यूस्ड। हमें जो है नेचुरल ग्रोथ जो है सिर्फ वही पढ़नी है, इंड्यूस्ड वाली नहीं पढ़नी है। पर क्या होता है वो देख लो। अब जो नेचुरल ग्रोथ है ना, वो होती है कि जितने बर्थ रेट और डेथ रेट है उनका जो डिफरेंस है वो हमारी जो है नेचुरल पॉपुले ग्रोथ रेट होता है। उसके बाद ठीक है, इंड्यूस कंपोनेंट्स में आता है कि कितनी माइग्रेशन हुई है, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन, इसको कहा जाता है इंड्यूस्ड पॉपुलेशन। और नेचुरल बर्ड्स नेचुरल होते हैं ना, तो उसमें ये देख लेना कि नेचुरल पॉपुलेशन वो होती है जो बर्थ रेट और डेथ रेट के अकॉर्डिंग निकलती है। ठीक है, अब जो डेकेडल मतलब 10 साल के एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन के इंडिया में, वो बहुत हाई रहते हैं दोनों। ठीक है, और वहीं जो है धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, 1.64%। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना कितना ग्रोथ रेट है, 1.64%। अब उसके बाद आगे आता है कि जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में जो लास्ट सेंचुरी का है, वो किससे हुआ है, एनुअल बर्थ रेट और डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन, एंड देयर बाय शोज डिफरेंट ट्रेंड्स। अब हमने ये जो हम बोल रहे हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट जो है 1.64% है, अभी हमने निकाला किस अकॉर्डिंग से है। ठीक है, तो क्या है कि जो बर्थ रेट होते हैं ना, बर्थ रेट में से डेथ रेट को माइनस कर दिया जाता है, प्लस में जितनी जो माइग्रेशन है ना, रेट ऑफ माइग्रेशन कैसे निकलता है कि जितने लोग अंदर आए हैं और जितने लोग बाहर गए हैं, उनका जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या शो करता है, माइग्रेशन रेट्स को। तो इससे हम जो है इंडिया का ग्रोथ रेट निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ये डेकेडल ग्रोथ रेट का जो है फॉर्मूला दिया गया है, P2 - P1। अब ये P2 क्या है, P2 है जो प्रेजेंट ईयर हम ले रहे हैं उसकी पॉपुलेशन। ठीक है, ये मतलब 10 साल में जो जितने परसेंट चेंज हो रहा है ना, ये उसकी बात करेगा। तो प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन में बेस ईयर की पॉपुलेशन को जो है हम माइनस कर देते हैं। अब बेस ईयर कौन सा रेट जो है ईयर होता है, बेस ईयर वो ईयर होता है जिसमें जो है सब कुछ अच्छे से चला हो, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई हो, कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ नहीं आई हो, मतलब पूरा ईयर जो है एज प्लान्ड अच्छे से गया हो, उसको बेस ईयर हम जो है लेके चलते हैं। ओके, और अपॉन में P1 × 100, इससे निकल के आ जाती है हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट। अब ये ग्रोथ बता रखी है इंडिया में कैसे कैसे पॉपुलेशन की, जो ज़्यादा डार्क में है उनका ग्रोथ परसेंट जो है 25 एंड अबव है स्टेट्स का। तो ऐसे जो है इसको पढ़ के आप एरियाज़ को देख के ये पता लगा सकते हो। मैप रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है और करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 4 फेज माने जाते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, और इसके ऊपर एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी जो है आ जाता है, 4 जो है फेज के ऊपर। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको समझना है कि एक्चुअली में ये 3 फेज कैसे हैं। तो ईयर वाइज इन फेज को डिवाइड किया और इनकी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है जिसकी वजह से इनको ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1901 से लेके 1921 तक। ठीक है, इस पीरियड को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ स्टेगनेंट या स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अगर फेज 1 लिख रहे हो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली ये लिखोगे कि उसे स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट तो यही होगा कि 1901 से 1921 20-20 साल के गैप में था, तो ये याद रखना। अब इस पीरियड के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा लो था, और एक बार तो नेगेटिव भी दिखाया था। नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है मतलब कि डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है और जो बर्थ रेट है वो लो चले गए हैं, तब नेगेटिव ग्रोथ रेट आता है। ठीक है, वो कब था, 1911 से 1921 के बीच में वो नेगेटिव ग्रोथ रेट था। ठीक है, अब ऐसा क्यों था, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुअर हेल्थ थी उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, मेडिकल सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। ठीक है, और फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा था, सब लोगों को अच्छा खाने का नहीं मिल पा रहा था, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से डेथ ज़्यादा हो रही थी और बर्थ कम हो रहा था। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। वो क्या होता है, जितने भी बच्चे 1 साल से छोटे मर जाते हैं ना,
तो उनके उस मरने वाले रेट को कहा जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ठीक है। उसके बाद आगे आता है 1921 से लेके 1951 तक का पीरियड। अब इस पीरियड को कहा जाता है स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ का पीरियड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने लगता है, फेज टू में एक डेवलपमेंट होने लगती है, क्योंकि देखो 1951 तो 1947 में इंडिया डेवलप हो गया था, सॉरी इंडिपेंडेंट हो गया था, तो डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी, है ना। तो यहाँ पे जो है हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होती है, सैनिटेशन अच्छी होने लग जाती है कंट्री की, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो डाउन आने लग जाता है। जो बच्चे 1 साल से कम है उनकी डेथ में जो है डिक्रीज होने लग जाता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम मेंटेन किया जाता है। फिर जो क्रूड बर्थ रेट है वो हाई रहते हैं इस पीरियड में, जिसकी वजह से हाई ग्रोथ रेट हो जाता है जो प्रीवियस का था, मतलब इस फेज से ज़्यादा जो है हाई ग्रोथ रेट हो जाता है, बर्थ रेट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है फेज थर्ड। अब फेज थर्ड कब से कब तक है, 1951 से 1981 तक का जो पीरियड है, उस पीरियड को कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड। क्यों? क्योंकि इस टाइम में एकदम से मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा गिर जाता है, फर्टिलिटी रेट एकदम बढ़ जाता है। ठीक है। और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सी एकदम से होने लग जाती है ना। तो 2.2% जो है ग्रोथ रेट रहता है, सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट था, ये याद रखोगे, फेज थर्ड में था। कब से? 1951 से 1981 तक। ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके साथ ही साथ में बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही थी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस, 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस्ड हो गए थे ना, HYV सीड्स वगैरह आ गई थी, तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा अच्छा एक सिस्टम बनने लगा था, फैसिलिटीज़ अच्छी होने लगी थी, लिविंग कंडीशंस लोगों की सुधर रही थी। ठीक है। तो इसीलिए जो है माइग्रेशन भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, वॉर्स वगैरह हुई थी ना चाइना वगैरह के साथ, तो माइग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ी थी। तो तिब्बतन्स, बांग्लादेशी, नेपालीज और पाकिस्तान से भी जो लोग हैं वो आए थे, और उनकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ था। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं 1981 के बाद से अब तक की, तो इस पीरियड में जो है पॉपुलेशन का जो रेट है वो गिरता जा रहा है। देखो, पॉपुलेशन बढ़ तो रही है, पर जिस स्पीड से बढ़ रही है, जो रेट है बढ़ने का वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा लोग हो चुके हैं। तो उसमें भी जब पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो इतना पता नहीं चल रहा है। और तब क्या था, थोड़े से लोग होते थे, अगर मान लो 10 से हो गए 20, तो भी ऐसा लग रहा, हुई हुई बहुत ज़्यादा लोग हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलियंस में लोग हैं, तो 1 मिलियन से मान लो 1.2 मिलियन हो गए। तो वो क्या हो रहा है कि रेट तो कम है बट पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना। ऐसा भी यहाँ पे क्यों हुआ है, एक तो देखो ये है कि जो मैरिज की एज है उसको बढ़ा दिया गया है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो गई है, एजुकेशंस भी फीमेल्स की अच्छी हो गई है, और लोगों में थोड़ी जो है कहते हैं ना मैच्योरिटी भी आने लगी है। अब बात करें तो कंट्री में जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो बहुत हाई है, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उन्होंने बोला है कि 1350 मिलियन पॉपुलेशन जो है इंडिया 2025 तक अचीव कर लेगा, और ये अचीव हो चुकी है, नो डाउट। ठीक है। बिल्कुल अचीव हो चुकी है ये पॉपुलेशन। उसके बाद जो है रीजनल वेरिएशन इन पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करेंगे। जैसे हमने देखा कि स्टेट्स में पॉपुलेशन का बहुत वेरिएशन है, कंट्रीज़ में, एरियाज़ में। ऐसा क्यों है, क्या फैक्टर है, कौन सी स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सी स्टेट में कम पॉपुलेशन है, इन सब की हम बात करेंगे। तो इसमें ना बेसिकली आपको अलग अलग जो हमारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनका डाटा दिया हुआ है कि कहाँ पे कितना पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट रहता है। तो देखो एक चीज़ देखना, जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, नॉर्थ और वेस्ट वाला, वहाँ पे हमेशा ग्रोथ रेट हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर की फैसिलिटी अच्छी है, प्लेन एरिया मिल जाता है, टेम्परेचर अच्छा रहता है। और साउथ की अगर हम बात करें तो रिलेटिवली इतना जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहाँ नहीं रहता, और ऐसे ही जो है ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी इतना नहीं रहता है अच्छे से। ठीक है। तो यही बताया हुआ है इसमें कि ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 1991 से 2001 तक की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बहुत ऑब्वियस सा पैटर्न शो किया है इंडिया की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने। जैसे कि अगर हम साउथ की स्टेट की बात करें, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी एंड गोवा, उन्होंने लो ग्रोथ रेट दिखाया है, जो कि 20%, 10 साल में 20% से ऊपर नहीं गया है। ठीक है। तो देखो नाम से याद रखा करो, ये सारी साउथ की स्टेट्स है। अगर MCQ में भी आता है या कहीं भी क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स में कैसे भी आता है, तो 20% से ऊपर जो है इनका ग्रोथ रेट नहीं गया। केरला में सबसे कम ग्रोथ रेट था, जो कि था 9.4% ओनली। ठीक है। उसके बाद एक कंटिन्यूस बेल्ट्स की बात करते हैं हम, वेस्ट से लेके ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट,
नॉर्थ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज़ रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट देन सदर्न स्टेट, ये मैंने आपको भी बताया ही था। इस बेल्ट में कौन कौन सी स्टेट आती हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब इनका ग्रोथ रेट जो है 20 से 25% के बीच में रहता है, ठीक है। एक क्या बताया इन्होंने, ईस्ट अगर बात करें तो वहाँ पे सिर्फ असम का ही जो है ग्रोथ रेट अच्छे से रहता है। अगर हम 2001 से 2011 की बात करें तो ग्रोथ रेट जो है लगभग हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के कुछ लो फिगर आए हैं, लो ग्रोथ रेट आया है, ठीक है। तो द परसेंटाइल डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द सिक्स मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स कौन सी थी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश हैव फॉलन। जो मोस्ट हम कहते हैं कि पॉपुलर स्टेट्स हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है वो 2001 से 11 में गिरा है। अगर हम बात करें 1991 से 2000 वाले सेंसस के अकॉर्डिंग में, सबसे लोवेस्ट फॉल था आंध्र प्रदेश के लिए जो कि था 3.5 परसेंट पॉइंट्स, और हाईएस्ट था महाराष्ट्र का 6.7 परसेंट पॉइंट, ठीक है। तमिलनाडु में कितना डिक्रीज हुआ? 3.9 परसेंट पॉइंट्स, और पुडुचेरी में 7.1 परसेंट पॉइंट्स हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज्ड ड्यूरिंग 2001 टू 2011 ओवर द प्रीवियस डिकेड, ठीक है। तो ये इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे इसमें से, ये बस बताया है। नॉर्थ साउथ वाले पॉइंट को याद रखना कि नॉर्थ में जो है ज़्यादा ही होता है हमेशा ग्रोथ रेट्स एज कम्पेयर टू साउथ। अब ये वाला जो टॉपिक है एडोलसेंट्स वाला, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन आ जाता है, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आना होगा तो। आपने देखा होगा सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर्स में इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल आता है।
अब जो है हम अपने कंपोजिशन वाले टॉपिक पे आ चुके हैं कि जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है वो किस किस तरह के लोग रहते हैं, क्या क्या जो है वो काम करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन एक डिस्टिंक्ट फील्ड है स्टडी करने का। ठीक है, पॉपुलेशन को ज्योग्राफी के अंदर, क्योंकि इतनी वास्ट कवरेज है। अब एनालिसिस हो सकता है एज के बेसिस पे, कितनी एज है, ठीक है, जेंडर सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ रेजिडेंस की कहाँ पे लोग रहते हैं, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन, उनका जो है मैरिटल स्टेटस क्या है, लिटरेसी और एजुकेशन के मामले में, ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर द कंपोजिशन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे हम, कि गांव में और शहर में रहने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे, कैसे कैसे कितना जो है उनका परसेंट है रहने का, लैंग्वेज के बेसिस पे बात करेंगे, रिलीजन, और क्या वो काम करते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम इन चीज़ों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल अर्बन कंपोजिशन की। तो यहाँ पे बात होती है कि रेजिडेंस के ऊपर, कि रेजिडेंस दिखाती है कि क्या लोगों का सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और ये चीज़ एक कंट्री, इंडिया जैसी कंट्री में और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है, जहाँ पे 68.8% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, विलेज में रहती है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर 6,40,867 विलेजेस हैं। ठीक है, और जिसमें से जो है 5,97,608, जो कि 93.2% है, वो इनहेबिटेड विलेजेस है। ठीक है, अब जो रूरल पॉपुलेशन है वो ऐसी नहीं है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो, अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश और बिहार है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, पर अगर हम बात करें कि गोवा और मिज़ोरम, तो वहाँ पे इतनी रूरल पॉपुलेशन नहीं है। तो हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है कि यूनिफॉर्मली नहीं होता, लोग रिसोर्सेज को देख के अट्रैक्ट होते हैं। अगर यूनियन टेरिटरीज की भी बात करें, तो रूरल पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, एक्सेप्ट दादर और नगर हवेली में, जहाँ पे 53.8%, 53.38% जो पॉपुलेशन है विलेजेस में रहती है, और विलेजेस के साइज भी जो है वो अलग अलग होते हैं। अब अगर हम बात करें तो 200 से भी कम लोग जो हैं हिल स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, वेस्टर्न राजस्थान के और रन ऑफ कच्छ के, as high as 17,000 persons in the states of Kerala and in parts of Maharashtra। ठीक है, मतलब 200 से कम लोग इन जगह, और 17,000 से ज़्यादा लोग केरला और महाराष्ट्र में जो है रहते हैं इस एरिया में। फिर अगर हम देखें, अगर हम रूरल पॉपुलेशन से अर्बन की बात करें, तो 31.16% सिर्फ जो है अर्बन एरियाज में रहती है, जो कि बहुत कम है, पर धीरे धीरे लोग जो है अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, बहुत हद तक डेवलपमेंट हो रही है, और इम्प्रूवमेंट हो रही है हेल्थ और हाइजेनिक कंडीशंस में। इसलिए लोग जो हैं अर्बन एरियाज़ में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब ये आप लोग भी अपने आसपास नोटिस करते होंगे कि अर्बन एरियाज में धीरे धीरे जो है इंक्रीज होता जा रहा है पॉपुलेशन में। अब वो क्या दिखाती है, डेवलपमेंट भी दिखाती है अर्बन एरियाज की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में, और वहीं पे रेट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है, ये एक कॉन्स्पिशियस केस है ऑफ अर्बन एरियाज। क्यों? अलोंग द मेन रोड लिंक्स एंड रेल रोड इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, द इंडस्ट्रियल एरियाज अराउंड कलकत्ता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरई, कोयम्बतूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर एंड लुधियाना, जालंधर, इन द एग्रीकल्चरली स्टेगनेंट पार्ट्स ऑफ द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, तेलंगाना, नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है अच्छे से, वहाँ पे जो है लोग अर्बन एरियाज में कम जाना पसंद करते हैं, जैसे इनकी बात हुई। पर जो नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न राजस्थान है, जैसे कि रिमोट हिली एरिया है, ट्राइबल एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के, तो यहाँ पे जो है, देखो, एक सीधी सी बात समझो, अगर आपके यहाँ पे खेती अच्छी हो रही है, तो आप क्यों जाओगे अर्बन एरिया में जब आपको खेती बाड़ी से अच्छा मिल रहा है। पर अगर उस खेती बाड़ी से आपके घर की
और आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही है, तभी तो आप माइग्रेट करोगे ना। तो सिंपली यही है, जो मेन एरियाज जैसे आपको पता है यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा है तो लोग नहीं माइग्रेट करते हैं। और अगर उन्हीं के आसपास में किसी अर्बन एरिया में बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है और उनका खुद का एरिया बेकार है, तो ऑफ कोर्स वो माइग्रेट करेंगे। ये है सिंपली इसका मतलब। उसके बाद हम करेंगे लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की, कि लैंग्वेजेस के बेस पे कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो अगर हम बात करें गियर्सन के अकॉर्डिंग, तो लिंग्विस्टिक सर्वे जो इंडिया का हुआ था 1903 से 1928 की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे 179 लैंग्वेजेस थी और 544 डायलेक्ट्स थे, बोलियाँ थी। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं हमारी, और नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस तो बहुत ही ज़्यादा है, 16,000 से भी ऊपर जो है। ठीक है। अगर हम शेड्यूल लैंग्वेजेस में भी बात करें तो हिंदी की हाईएस्ट परसेंटेज रही है। स्मॉलेस्ट ग्रुप है संस्कृत, बोडो और मणिपुरी स्पीकर्स का। ठीक है। देखो, अब जो ये लिंग्विस्टिक क्लासिफिकेशन है, इंडिया में जो मेजर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको 4 फैमिलीज, सब फैमिलीज और ब्रांचेस में डिवाइड किया है। तो ये टेबल पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आ जाता है। अगर हम सबसे ज़्यादा बात करें कि सबसे ज़्यादा जो है कौन सी फैमिली की भाषा बोली जाती है, तो वो होगी इंडो यूरोपियन। ठीक है। पूरा लिख के आओगे इंडो यूरोपियन, ब्रैकेट में लिख के आओगे आर्यन 73%, और इसकी जो सब फैमिली है उस सब फैमिली को कहा जाता है इंडो आर्यन। अब इसमें कौन कौन सी इंडो आर्यन, डार्डिक और ईरानियन, ये आती हैं इसमें लैंग्वेजेस, और ये इसके एरियाज दे रखे हैं। ठीक है। तो ये आपको खुद पढ़ने का है, इसको कोई समझाएगा तो इतना समझ में कुछ नहीं आएगा। और फिर भी मैं बता देती हूँ, देखो पूरी ज्योग्राफी में आपको अगर कोई भी कंसेप्ट है ना, ऐसे उनकी सब हेडिंग देख के क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप उस सब हेडिंग को डाल के और दिगराज सर जो है उनकी वीडियो देखो, आपको डेफिनेटली वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा डिटेल में। बेशक है, मान लो अगर ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, तो इसको जाके आप जो है दिगराज सर की वीडियो देख सकते हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा मोटिव है कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आए। अगर मेरे से नहीं हो पा रहा तो कहीं और अगर रिसोर्स अच्छा है तो मैं आपको डेफिनेटली वो सजेस्ट करूँगी। ठीक है। तो ये याद रखना। और सबसे कम जो है वो है सिनो तिब्बतन, और ये दोनों आते हैं बीच में। इसमें इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद बताया हुआ है कि रिलीजियस कंपोजिशन कैसे है, तो ये भी जो है फैक्ट आपको सबसे ज़्यादा पता है कि हमारे इंडिया में हिंदूज ही रहते हैं, और कैसे कैसे जो है डिवाइडेड हैं हिंदूज। उनकी पॉपुलेशन के बारे में बताया हुआ है कि कितने परसेंट हिंदू रहते हैं, फिर क्रिश्चियंस हैं, कहाँ पे रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं। तो ये आपका खुद रीड करने का है। आप इसको सोचो कि मैं किसी और पे, ये ज़्यादा नहीं है, बस यहीं तक है इसके बारे में। ठीक है। यहाँ तक पढ़ लो। 2-4 रिलीजन बताए हुए हैं, सिर्फ मुस्लिम्स के बारे में बताया हुआ है कि लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी है। हिंदूज जो है मेजर ग्रुप है, 70 से 90% है। ठीक है। उसके बाद में क्रिश्चियंस जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में है। मेन कंसंट्रेशन उनकी वेस्टर्न कोस्ट में है, गोवा के अराउंड केरला में मिलते हैं। सिक्स जो है स्मॉल एरिया है, पंजाब हरियाणा और दिल्ली में मिलते हैं ज़्यादातर। जैन और बुद्धिस्ट जो है स्मॉलेस्ट रिलीजियस ग्रुप है इंडिया में, और उनकी कंसंट्रेशन भी कुछ ही सेलेक्टेड एरियाज के अंदर है। उसके बाद जो है ज़ोरास्ट्रियंस जो होते हैं वो एक ट्राइबल और अदर इंडिजिनस फेथ और बिलीव्स वाले लोग हैं। ठीक है। इनके ग्रुप जो हैं छोटे छोटे एरिया में पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने का, इतना ही है। उसके बाद मेन जो है वो है कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, की वर्किंग पॉपुलेशन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक स्टेटस की, कौन कितना कमाता है तो ये वाला गाना हो गया ना कि आप पूछोगे कितने पैसे कमाते हो, चलो छोड़ो वो तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वो है मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स और नॉन वर्कर्स। ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। ये ऑब्जर्व किया गया है। अब ये मार्जिनल वर्कर कौन होते हैं, मेन वर्कर कौन होते हैं, एक बार ये सुन लो। तो मेन वर्कर वाली पॉपुलेशन वो है, वो लोग जो कि एक साल में 183 डेज या 6 मंथ्स काम करते हैं, वो होते हैं मेन वर्कर। मार्जिनल वर्कर्स वो होते हैं जो 6 महीने और 183 डेज से कम काम करते हैं, वो होते हैं मार्जिनल वर्कर्स। तीसरा है आपका नॉन वर्कर्स, जो बिल्कुल काम ही नहीं करते। ठीक है। बेरोजगार लोग जो होते हैं। अब इंडिया में जो प्रपोर्शन है वर्कर का मेन और मार्जिनल का, वो सिर्फ 39.8% है। ठीक है। अब ये जो नॉन वर्कर्स होते हैं ना, उसमें अपना खुद का
बिजनेस वाले लोग भी आ जाते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते वो। ठीक है, वास्ट मेजॉरिटी है 60% की नॉन वर्कर। ठीक है, ये दिखाता है कि लार्जर प्रोपोर्शन जो है इंडिया में वो एक डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। फर्दर ये भी दिखाता है कि लार्ज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पीपल। उसके बाद जो प्रपोर्शन है वर्किंग पॉपुलेशन का स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, वो एक वेरिएशन दिखाता है। कैसी वेरिएशन की? 29.1% तो लक्षद्वीप से है, और 59.1% जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो जो स्टेट्स हैं लार्जर परसेंटेज ऑफ वर्कर है वो है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मेघालय। वहीं अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादर और नगर हवेली, दामन एंड दीव हैव हायर पार्टिसिपेशन रेट। पार्टिसिपेशन रेट में क्या होता है कि कितने लोग उस काम में जो है काम करना चाह रहे हैं, दिस इज द वर्क पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, अब ऐसा जो है हमारी इंडिया जैसी जो कंट्री है उसमें वर्क पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है, पर काम करने की अपॉर्चुनिटी कम है, तो ज़्यादातर लोग एक काम को करने के लिए जो है तैयार रहते हैं। बात आती है ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन की इंडिया की, जिसका मतलब होता है कि कौन से सेक्टर में जो है लोग काम करते हैं, वो होती है ऑक्यूपेशनल कंपोजिशन। अभी तक हमने बात करी है वर्किंग कंपोजिशन की, इसमें कौन से सेक्टर हमारा प्राइमरी, टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, अब लार्ज प्रोपोर्शन है जो प्राइमरी सेक्टर वर्कर्स का, वर्कर्स कंपेयर टू सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स। ठीक है, तो 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरल लेबरर्स है। वहीं 3.8% ही वर्कर्स है जो कि हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में हैं। उसी के साथ साथ 41.6% जो है अदर वर्कर्स है, जिसमें नॉन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, ट्रेड, कॉमर्स, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर और अदर सर्विसेज आती है। ठीक है, अब इसमें मेल और फीमेल के बेस पे भी जो है डिवीजन हो सकता है कि कितनी मेल जो है ऑक्यूपेशन फीमेल हैं जो, और कितने मेल वर्कर्स हैं। ठीक है, उसके बाद एक है हमारा प्रमोटिंग जेंडर सेंसिटिविटी थ्रू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोशल कैंपेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। उससे पहले ये देख लो कि ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज किस में है। तो जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसको 4 मेजर कैटेगरीज में बांटा है ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के अंडर 2011 के सेंसस में, जो कि है कल्टीवेटर्स, उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिर हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स और अदर्स। ठीक है, तो ये याद रह जाएगा, ये है ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज में। उसके बाद हमें पढ़ना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कैंपेन पढ़ना है। ये सेक्टोरल कंपोजिशन का जो है आपका डेटा दिया हुआ है कि कितने पर्सन्स है टोटल में प्राइमरी सेकेंडरी, और कितने जो हैं पर्सन्स में, और इसमें कितने इंगेज हैं, फिर मेल कितने और फीमेल कितने हैं। ओके, अब इसको पढ़ लेते हैं हम। अब देखो, जो सोसाइटी में मेल और फीमेल का डिवीजन है वो तो बायोलॉजिकल है, वो जैसा गॉड ने क्रिएट करा है, जिस तरीके से जो प्रोसेस है वैसे ही है। पर अगर हम रियलिटी की बात करें तो देखो, आपने अपने आसपास भी देखा होगा या वैसे भी जो है कि लोगों ने यहाँ सोसाइटी में बहुत सारे जो है मतलब रोल फिक्स्ड कर दिए हैं कि भाई तुम लड़के हो तो तुम सिर्फ यही करोगे, तुम लड़की हो तो तुम सिर्फ यही करोगी, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डेज लगा दिए हैं, है ना। अब क्या हो रहा है कि ये जो डिफरेंसेस है, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस कि लड़का है या लड़की है, ये सोशल डिफरेंसेस में क्रिएट हो रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं, और इनकी वजह से जो है एक्सक्लूड किया जा रहा है कि लड़कियों को तो ये माना जाता है कि यार तुम तो कोई हैवी वर्क नहीं कर सकती, तुम ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती, और क्यों, रीज़न आता है कि तुम लड़की हो। पर वही भगवान ने ऐसा बनाया है ना, उसमें ना उस इंसान की गलती है ना किसी और की गलती है। तो इस वजह से लोग क्या है भेदभाव करते हैं। अब जैसे कई घरों में भी होता है कि मतलब भाई लड़की पैदा हो गई तो लोग दुख मनाते हैं, लड़का पैदा हुआ तो खुशी मनाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस को एज अ डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है। अब
ये जो एक्सक्लूजन है हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का, कि आप ये नहीं कर सकते, आपको यहाँ ऐसे, आप लड़की हो तो आपको ये यहाँ नहीं आने दिया जाएगा, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम बनती जा रही है किसी भी डेवलपिंग और एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में। ये ग्लोबल चैलेंज है जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक्नॉलेज किया है कि इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज इंडेंजर्ड। ठीक है, कि अगर डेवलपमेंट को जो है, इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना भी आ जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये स्टेटमेंट कब बोली थी, 1995 के अंदर। ठीक है, तो इसका साफ सीधा मतलब ये है कि अगर पॉपुलेशन में आप हर जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट में नहीं दोगे, अगर डेवलपमेंट में प्रोसेस में आप सब जेंडर्स की बात नहीं सुनोगे, तो वो कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट खतरे में है। ठीक है, ऐसा यूएनडीपी ने बोला था। तो डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम इन जनरल में बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की एक क्राइम है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, कि आप जेंडर के बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने जितने थॉट्स, आपने जितना एक्सपीरियंस किया है आसपास में वो सब। ठीक है, तो सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ जिनको डिनाइल किया जा रहा है, एजुकेशन की हुई, चाहे एम्प्लॉयमेंट की हुई, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, और ऐसा भी होता है कि फीमेल्स को जो है लो वेज दी जाती है मेल वर्कर से। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को जो है लाया गया है हाईलाइट में, कि इन सब पे काम किया जाए। ठीक है, ताकि सारी पॉपुलेशन जो है, हर जेंडर जो है, एक डिग्निफाइड, अच्छे से इज्जत वाली, खुशी वाली लाइफ जी सके। ठीक है, एक सोसाइटी जो कि अच्छे से इन मेजर्स को नहीं ले पाती है कि ऐसे सब कुछ अच्छा बनाया जाए, और इन डिस्क्रिमिनेशंस को जो है दूर नहीं करती है, ठीक है, तो वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी नहीं होती है, वो सोसाइटी का फ्यूचर खतरे में होता है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने भी एक्नॉलेज्ड किया है एडवर्स इम्पैक्ट इन डिस्क्रिमिनेशंस का, और एक नेशन वाइड कैंपेन भी चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, जिसमें जो है फीमेल पोएटिस की किलिंग जो होती थी उसको भी रोका गया, और जो है गर्ल्स की एजुकेशन पे स्पेशल फोकस किया गया। ठीक है, उसके बाद आगे जो है सिंपल एक डेटा है कि जो फीमेल वर्कर है प्राइमरी सेक्टर में जो है वो रिलेटिवली हाई होती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर से, अब ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि जो प्रपोर्शन ऑफ वर्कर है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में, उसने एक डिक्लाइन शो किया है पिछले कुछ जो है 10-20 सालों में, कि 58.2% पॉपुलेशन थी इन सेक्टर्स में 2001 में, अब वो 54.6% हो गई है 2011 में। ऐसे ही जो पार्टिसिपेशन रेट है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर का, उसमें एक इंक्रीज़ हुआ है, क्योंकि लोग आजकल इस काम की तरफ बहुत भाग रहे हैं। अब वर्कर्स का फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन से नॉन फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन पे शिफ्ट हो रहा है, एक सेक्टोरल शिफ्ट दिखा रहे हैं इकोनॉमी ऑफ द कंट्री का। ठीक है, वहीं स्पैशियल वेरिएशन की बात करें वर्क पार्टिसिपेशन रेट की डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश और नागालैंड की, तो वहाँ पे जो है कल्टीवेटर्स का बहुत लार्ज शेयर है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। अगर वहीं हम बात करें स्टेट जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे हायर प्रपोर्शन है एग्रीकल्चरल लेबर्स का। अब जो हाई अर्बनाइज्ड जगह हैं जैसे कि दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वो अदर सर्विसेज में इंक्लूड्स होते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो लिमिटेड फार्मिंग लैंड है उसकी तरफ, साथ ही साथ में जो है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रही है, उसमें हमें नॉन फार्म सेक्टर्स में भी लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोगों के एक सब्सक्राइब लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी आपकी क्वायरी है वहाँ पे जाके पूछो। ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।